हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीएससी टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने वाला है। इसका पार्ट 2 कॉमर्स, जो कि जीएसटी से भी संबंधित है और जिसमें यूनिट नंबर 9 में जीएसटी रखा गया है, तो यूनिट नंबर 9 बहुत ही अहम आपके लिए होने वाली है और आज हम इसी से संबंधित अपना दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले जीएसटी क्या है, जीएसटी किस पर लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके संबंध में हमने आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में जानकारी दी थी। अब जल्दी से जीएसटी के बारे में हम कुछ और एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है कि जीएसटी लागू होने की घोषणा हुई। तो जीएसटी लागू होने की घोषणा हुई तो जीएसटी कहाँ लागू हुआ? जीएसटी सबसे पहले जो लागू हुआ भारत में लागू हुआ, लेकिन इसकी घोषणा कहाँ हुई? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में इसकी घोषणा हुई। इंग्लिश में देख लेते क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ जीएसटी इन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। तो जीएसटी लागू होने की घोषणा जो हुई है वो संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई है। अब इसके बाद जीएसटी से करों की बारंबारता का मतलब होता आवृत्ति। तो याद रखिए, जीएसटी का एक गुण वैट भी है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है कि जीएसटी पहले 100 रुपये में माल बिका तो 100 रुपये पर टैक्स लगेगा। अब वो 100 रुपये वाली चीज़ 120 रुपये में बिकेगी तो 120 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जो 20 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई है, वैल्यू एडेड हुआ है, उस 20 रुपये पर जीएसटी लगाया जाएगा। इस तरह 100 पर टैक्स पहले लग गया, 20 पर टैक्स बाद में लग गया, तो टोटल 120 पर टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाएगा। फिर वो 120 वाली चीज़ अगर 150 रुपये में बेची जाती है तो 120 तक गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। अब 120 से 150 हुआ, कितना मूल्य वृद्धि हुई? 30 रुपये। तो उस 30 रुपये पर जीएसटी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी से करों की बारंबारता क्या होगी? घट जाएगी। इसके पहले क्या होता था? वैट के पहले ये होता था, जब एमपी कॉमर्शियल टैक्स लगता था कि बार बार माल बिकता था तो वस्तु के विक्रय पर माल टैक्स लग जाता था, वस्तु के विक्रय मूल्य पर। इससे वस्तु के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि हो जाती थी और वस्तु बहुत ही महंगी हो जाती थी। तो जीएसटी से करों की बारंबारता को घटाया गया है। कर इससे जो लगाया जाता है वो उससे वृद्धि पर लगाया जाता है। एक बार माल बिकने के बाद दूसरे बार जब कर लगेगा तो वृद्धि पर लगेगा। तो इसलिए याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि जीएसटी से करों की बारंबारता घटेगी, मतलब बार बार कर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जितने मूल्य में वृद्धि हुई है उसी पर कर लगाया जाएगा। 100 का माल 120 में बिका अगर दूसरी बार, तो 120 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा, 20 पर लगेगा। और 120 का माल अगर 150 में बिका तो 120 से 150 कितने रुपए बढ़ गए? 30 रुपये। उस 30 रुपये मूल्य वृद्धि पर जीएसटी लागू होगा। तो जीएसटी की जो कॉन्सेप्ट है वो वैल्यू एडेड टैक्स पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कि मूल्य वर्धित कर पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए। और वैसे भी आपको यूनिट नंबर 10 में वैट पढ़ना है और उस वैट में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी अपनाना दीर्घकाल में, है ना, इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी इज इन लॉन्ग टर्म। जीएसटी अपने दीर्घकाल में, तो जीएसटी को अपनाना अपने दीर्घकाल में कैसा होगा? तो ये लाभदायक होगा, क्योंकि जीएसटी में बार बार जो करों की बारंबारता है उस पर अंकुश लगा दिया गया है, और बल्कि जो भी मूल्य वृद्धि होगी उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जीएसटी की दर आज काफ़ी है, 28% दर भी है, इसकी दर 18% है, 12% है, 5% है, और जिन वस्तुओं पर कर नहीं लगता उन पर 0% है। इस तरह जीएसटी की 5 दरें हैं। तो जीएसटी को अपनाना दीर्घकाल में कैसा होगा? लाभप्रद होगा, क्योंकि इससे वस्तु के अनावश्यक मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा। जीएसटी से राजस्व, सरकार का राजस्व। तो जीएसटी से राजस्व किसे कहते हैं ये भी समझ लें। तो राजस्व का मतलब होता है राजा का धन। तो यहाँ राजा कौन है? यहाँ गवर्नमेंट है। तो सरकार का राजस्व मतलब यहाँ सरकारी कोषों से है। तो जीएसटी से गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ गया है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम जीएसटी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड मार्जिनली।
है ना। तो कुछ मार्जिन में गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ गया है, जैसा कि आप खबरों में सुनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएसटी से वस्तुओं का मूल्य क्या हुआ है? क्या जीएसटी से मूल्य घटे हैं, क्या जीएसटी से मूल्य बढ़े हैं, या इसका मिश्रित प्रभाव हुआ है? तो प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम दी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है उसमें कुछ वस्तुओं के रेट घटे भी हैं और कुछ वस्तुओं के रेट बढ़े भी हैं। इस तरह यहाँ आंसर आपका मिश्रित प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि कुछ वस्तुएं जिन पर पहले कम टैक्स लगता था उन पर ज़्यादा लगने लगा और जिन पर ज़्यादा लगता था उन पर कम लगने लगा। इस प्रकार से जीएसटी से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि भी हुई है, वस्तुओं का मूल्य कम भी हुआ है, इसलिए यहाँ मिश्रित प्रभाव जीएसटी का देखने मिलेगा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ आंसर आपका मिक्स्ड इम्पैक्ट हो जाएगा कि वस्तुओं पर इसका मिक्स्ड इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद आप देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। जीएसटी पद्धति का प्रमुख गुण है। तो जीएसटी पद्धति का सबसे प्रमुख गुण है आगत कर क्रेडिट, इसको इंग्लिश में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो जीएसटी का ये सबसे मेन मेरिट है कि इससे जीएसटी, अब ये समझ लें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आगत कर क्रेडिट क्या होता है, इसको आगत कर छूट भी कहा जाता है। तो जीएसटी में एक खासियत है कि जब कोई माल बेचा जाता है और अगले बार फिर बेचा जाता है तो पिछले बार चुकाए गए कर की छूट इसमें मिल जाती है। तो पिछले बार जो कर चुकाया था, जैसे व्यापारी ने कर चुकाकर माल खरीदा, बिल में तो शामिल होता है कि कितने रुपए टैक्स लगाया गया। फिर जब वो उस माल को किसी अगले व्यापारी को बेचेगा तो अगले व्यापारी को माल बेचने पर जो भी टैक्स उसके ऊपर लायबल होगा, उस टैक्स में से पिछले माल पर खरीदे गए टैक्स की छूट हमको मिल जाती है। तो पिछले माल की खरीदी पर अगले माल के विक्रय में मिलने वाली छूट को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझ लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जब गुड्स जो है वो रीसेल किया जाता है, एक बार हमने परचेस करा, हमें जो बिल मिला उसमें जीएसटी लग के आ गया, अब हम जो माल बेचेंगे उसमें फिर जीएसटी लगाकर बेचेंगे, तो पिछला जीएसटी जो हमने चुका दिया है उस पिछले चुकाए गए पेड जीएसटी की छूट हमको मिल जाती है। किस पर? नए माल के विक्रय पर, न्यू सेल्स पर, जो कि हमने अभी रीसेल किया है, तो उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। कुल मिला के इनपुट टैक्स क्रेडिट या आगत कर छूट या आगत कर क्रेडिट वो होता है जो कि पिछले बार खरीदे गए माल पर जो टैक्स हमने चुकाया है, मतलब जीएसटी पेड ऑन परचेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगत कर छूट क्या है? पिछले बार जो माल खरीदा है उस माल की खरीदी पर चुकाए गए कर की छूट हमें आगे विक्रय पर मिल जाती है, इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो हम आगे वीडियोस में ज़रूर लेकर आएंगे कि किस प्रकार से ये जीएसटी अप्लाई होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ कितने % दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। जीएसटी पद्धति का प्रमुख दोष है। तो जीएसटी, जैसा कि अभी हमने बताया कि जीएसटी के रेट जो हैं वो काफ़ी हैं, और अभी प्रीवियस लेक्चर में ही हमने बताया था भारत में विश्व का सबसे अधिक जीएसटी लिया जाता है और इसकी अधिकतम दर पूरे विश्व में 28% है जो कि भारत में लागू होती है। जैसा कि आप जानते हैं कार वगैरह जो होती हैं उन पर 28% लगता है, मसाले वगैरह जो होते हैं पैक्ड उन पर 28% है, और इसके साथ साथ और भी जो टोबैको प्रोडक्ट होते हैं उन टोबैको तंबाकू वाले आइटम्स पर भी ये 28% है। तो कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों पर ये 28% है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ों पर भी 28 लिया जाता है, वहाँ इसको अनुचित माना गया है। तो जीएसटी पद्धति के क्या दोष हैं? कर की दर बहुत ऊंची है, हाँ है, लागू करने में कठिनाई होती है बिल्कुल, क्योंकि व्यापारी को आसानी से इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी वगैरह समझ में नहीं आता। वस्तुओं के मूल्य में अनावश्यक इससे वृद्धि भी हो जाती है, हाँ ये भी है। द मेन demerit of GST system, high rate of GST, difficult to implementation, increase in price of goods। तो all of above यानी कि ये सभी जीएसटी पद्धति के दोष भी हैं, इसलिए यहाँ आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अब क्या है। जीएसटी का सबसे बड़ा दोष है,
तो देखिए यहाँ जीएसटी का सबसे बड़ा दोष है जटिल प्रक्रिया। आपने देखा होगा जीएसटी लाने की कोशिश वर्ष 2000 से भारत में हो रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त पर जब हमारे जो हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हुआ करते थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री तो वो 2004 में बने, उसके पहले से उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की जीएसटी लाने की, लेकिन जीएसटी क्यों नहीं आ पाया? उसकी वजह कि भाई पिछली सरकार के पास एक तो बहुमत नहीं था और दूसरा इसकी जटिल प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया को लोगों को समझाने में, राज्यों को मनाने में काफ़ी वक्त लग गया। और इस कारण ये अभी जो मोदी सरकार आई उन्होंने राज्य को ये मनवाया और उसके साथ साथ 5 साल तक उनके घाटे को पूरा करने का वचन दिया। उसके बाद पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ है। तो जीएसटी एक सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष करों का बदलाव है। आज़ाद भारत में अगर आपसे पूछ ले जाए कि इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव कब आया, तो आप उसका आंसर देंगे 1 जुलाई 2017, क्योंकि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी भारत में लागू हुआ और जीएसटी अधिनियम भी 2017 ही कहा जाता है। तो जीएसटी के दोष बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष उसकी जटिल प्रक्रिया का होना है, उसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का होना है कि ये आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती। और देख लेते हैं जीएसटी के आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। भारत में जीएसटी की गणना के लिए लागू है। तो भारत में जीएसटी की गणना के लिए कर जमा पद्धति है, मतलब मेथड एडॉप्टेड इन इंडिया फॉर जीएसटी कैलकुलेटिंग। तो टैक्स क्रेडिट मेथड जो है, टैक्स क्रेडिट मेथड यहाँ अपनाई जाती है। कर जमा पद्धति, इसको याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी किसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। तो कर जमा पद्धति या टैक्स क्रेडिट मेथड इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी किस पर लगता है? सेवाओं की पूर्ति पर लगता है क्या? हाँ, सेवाओं की और वस्तुओं दोनों की पूर्ति पर ही जीएसटी लगाया जाता है। क्या राज्य के अंदर माल बेचने पर लगता है? तो हाँ, राज्य के अंदर माल बेचने पर। और राज्य के बाहर जब हम अंतर्राज्यीय विक्रय करते हैं भारत के अंदर, लेकिन राज्य के बाहर जब माल बेचा जाता है तो उसको अंतर्राज्यीय विक्रय, इंटर स्टेट सेल्स कहते हैं। तो जीएसटी इंटर स्टेट सेल्स पर भी लगाया जाता है। तो याद रखिए जीएसटी भारत में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर भी लगता है, राज्य के अंदर भी लगता है, राज्य के बाहर भी लगता है। इस तरीके से भारत में जो जीएसटी लगता है वो उपर्युक्त सभी पर लगता है। आंसर यहाँ डी हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लें, जीएसटी imposed in India on supply of service sales within state interstate sales। तो इंटरस्टेट सेल्स क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल बेचा जाता है तो उसको अंतर्राज्यीय विक्रय कहते हैं। याद रखिए अंतर्राज्यीय विक्रय पर जीएसटी का कौन सा फॉर्म लागू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं। अंतर्राज्यीय विक्रय पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको आईजीएसटी के बारे में बताया था। तो सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, लेकिन एक तीसरा फॉर्म है जीएसटी का, वो है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी किस पर लगाया जाता है? अंतर्राज्यीय विक्रय पर लगाया जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, बीजक में जीएसटी की राशि। तो बीजक में जीएसटी की राशि, बीजक का मतलब होता है बिल, जिसको हम इंग्लिश में इनवॉइस भी कहते हैं। तो इनवॉइस का जो प्राइस होता है, जो इनवॉइस का प्राइस होता है वो टोटल होता है, उसमें गुड्स की वैल्यू को शामिल किया जाता है, माल के मूल्य को, और प्लस उसके बाद जोड़ दिया जाता है क्या? जीएसटी। तो जीएसटी की रकम को लगाना बिल में अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। तो जीएसटी से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक हम लेकर आए। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? तो यहाँ आप वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में इसको शेयर करें और इस पर कमेंट करें कि किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप हमसे लेना चाहते हैं। हमारा एक पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसके बारे में जानकारी आपको दी जा चुकी है। अगर उसकी जानकारी नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देखें। एक बहुत ही स्मार्ट और 100 डेज़ का हम एक बहुत अच्छा कोर्स लेकर आए हैं जिसमें पूरे एस्पेक्ट को आपके सिलेबस के कवर किया जाएगा। उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, उसमें एमसीक्यूज़ होंगे और उसके साथ साथ उसमें पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस तरीके से आपको 9 या 10 बुक से पूरे सिलेबस को आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम पूरे सिलेबस को बहुत आसानी से आप तक डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।